आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपकी अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम रीट मेंस का जो मॉडल पेपर है वो 7 नंबर का करने वाले हैं और यह एग्ज़ाम है वो जनवरी के अंदर होने जा रही है। टेस्ट है वो आप ज़रूर दे। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधा चलते हैं हमारे आज के मॉडल पेपर की ओर। आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, बिनोता की बावड़ी स्थित है। बिनोता की बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? छोटी सादड़ी में, दरियाब्द में, बड़ी सादड़ी में या गागरोन में? तो बिनोता की बावड़ी है वो कहाँ पर है? बड़ी सादड़ी के अंदर स्थित है। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? सूरज सिंह सक्तावत ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। प्रसिद्ध राजकवि बिहारी ने आमेर के दुर्ग के किस भाग की प्रशंसा की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहारी ने आमेर के किस दुर्ग के किस भाग की प्रशंसा की है? सुख मंदिर की, दीवाने आम, सुहाग मंदिर या शीश महल? तो इन्होंने शीश महल की प्रशंसा है वो की है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज सिंसोदिया, अजीत सिंह हैं, महाराणा प्रताप और राय सिंह हैं। तो पृथ्वीराज सिंसोदिया है वो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। एक बीच में आपको एक प्रश्न है वो मैं बता देता हूं। कल एक प्रश्न था, सर्वे प्लस यानी दर्शे, सर्वे और दर्शे है वो किस में ज़्यादा होता है? तो वो प्रश्न है वो गलती से करवाया गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। उसमें खेल के माध्यम से होता है सबसे ज़्यादा सर्वे और दर्शे। तो ये प्रश्न था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। प्रश्न है कि महाराणा गंगा सिंह ने अपने शासनकाल के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी को कब सरकारी कामकाज की भाषा बनाया था? 1920 ईस्वी में, 1930 में, 1912 में, 1913 के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा का सीधा ये छपने वाला प्रश्न है। तो इन्होंने 1912 के अंदर है कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अपनाया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिले हैं? विराटनगर जयपुर में, आड़ उदयपुर में, नीम का थाना सीकर में या जैसलमेर में? राजस्थान के अंदर बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? तो ये विराटनगर जयपुर के अंदर है, जहाँ बौद्ध के स्तूप है, वहां से हमें मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 ईस्वी में किन स्थानों के बीच की गई थी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई, आगरा फोर्ट से सांगानेर, आगरा फोर्ट से बोरनाडा और आगरा फोर्ट से जयपुर। 1874 ईस्वी की बात कर रहे हैं। जयपुर रियासत में और किन स्थानों के मध्य है वो रेल चलाई गई थी? आगरा फोर्ट से लेकर के बांदीकुई तक चलाई गई थी। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, कथन 1 है और कथन 2 दे रखे हैं। दो वक्तव्य हैं। कथन है ए कथन ए एवं आर दोनों है, यानी अब है इन दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक
परीक्षण कीजिए तथा निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव हमें करना है। कथन ए को और कथन आर दे रखे हैं। एक कथन है पुष्कर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, पाल जोधपुर में शिल्प ग्राम योजना शुरू की जा रही है, बिल्कुल सही है। आर है, उसका कारण है क्योंकि। आर को हम कैसे, क्यों या क्योंकि से जोड़, क्योंकि यह योजना हस्तकला की विधा को प्रचारित करने, हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने व उन्हें बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाने हेतु संचालित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन है सही है और यह एक ही दोनों कथन है वो सही है और सही व्याख्या भी करता है आर है। तो इस प्रकार इसके अंदर दोनों ए व आर दोनों कथन आ रहे, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने। राजस्थान की पहली निजी बिजली कंपनी जिसने उत्पादन प्रारंभ किया वह है राजवेस्ट, राजसेठ, रिलायंस या केयर एनर्जी। राजस्थान की पहली निजी बिजली कंपनी की बात कर रहा है तो यह राजवेस्ट है, ये सबसे पहले शुरुआत की थी। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपुरा दरिबा खान कब प्रारंभ की गई थी? राजपुरा दरिबा की खान है वो कब प्रारंभ की गई थी? 1985 में, 1980 में, 1981 में या 1983 में? कब प्रारंभ है वो? राजपुरा दरिबा है 1983 के अंदर प्रारंभ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही को चुनना है। कौन सा कथन है? हमें इनका सही कथन का चुनाव करना है। कथन एक है, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी, बिल्कुल कहा है। कथन बी है, कर्नल जेम्स टोड ने गवास सर्वेट शब्द से ग्रासियों की उत्पत्ति मानी, ये भी सही है। इस प्रकार दोनों ऑप्शन है वो सही, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, अतः पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मानचित्र दे रखा है जनगणना 2011 के अनुसार 1, 2, 3, 4 ये स्थान दे रखे हैं, यानी 1, 2, 3, 4 स्थान दे रखे हैं। मानचित्र में नीचे दिए युग्मों को का गलत युग्म हमें पहचानना है, गलत कथन है वो हमें पहचानना है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ए क्या सही है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए है वो हमें कहाँ दे रखा है? नहीं, यहाँ नहीं होगा, गलत है। डूंगरपुर के अंदर नीचे महिला साक्षरता वाला, ये गलत है। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला बी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात सही है सी में, और राज्य साक्षरता वाला डी, यानी पहला ऑप्शन है वो गलत है और गलत में पूछा है तो पहला है वो राइट हो जाएगा। रारी क्या है? रारी क्या है? राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है? दुर्गापुर, इसको हम दुर्गापुरा जयपुर के अंदर स्थित है और यह 1943 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान के अंदर यह SKN जो कृषि विश्वविद्यालय जाबनेर है उसके अंदर ये स्थित है। तो रारी क्या? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह एक प्रकार से कृषि अनुसंधान संस्थान है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? नीदरलैंड की, इजराइल की, विश्व बैंक या कृषि मंत्रालय भारत सरकार किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक की सहायता से ये चलाई जा रही है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पिपरमेंट की खेती, जिसे शिवाल खेती भी कहते हैं, के उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? खंडार सवाई माधोपुर, सांगानेर जयपुर, संगरिया हनुमानगढ़, हर्ष सीकर। शिवाल की खेती है वो खंडार सवाई माधोपुर के अंदर हमें प्राप्त होती हुई, उत्पादित करती हुई देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामसर साइट में शामिल राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रामसर साइट के अंदर शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात है वो चल रही है। केवलादेव घना पक्षी विहार 1981 में, सरिस्का अभ्यारण्य है, इनमें से कोई नहीं। तो केवलादेव जो घना पक्षी विहार है 1981 के अंदर शुरुआई है इसके अंदर
शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य राजस्थान के किन किन जिलों में विस्तृत है? फैला हुआ धौलपुर और बूंदी में, करौली, कोटा में, सवाई माधोपुर में, इन सभी के अंदर हम घड़ियाल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना है वो 1978 के अंदर 1978 में हुई थी। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के 5 जिलों के अंदर ये विस्तृत है, जिसमें धौलपुर, बूंदी, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर ये जिले आते हैं, यानी सभी जिले इसके अंदर आएंगे। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल प्रहरी कार्यक्रम जयपुर में स्थित किस गैर सरकारी संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया? सिकोडीकॉन, वाटर फॉर लाइफ, वाटर गार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रहरी है वो कार्यक्रम जयपुर के अंदर किस गैर सरकारी संस्था के द्वारा चलाया गया था? तो सिकोडीकॉन है, इनके द्वारा चलाया गया था। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीठे पानी की नंदसमंद झील कहाँ स्थित है? मीठे पानी की नंदसमंद झील है वो कहाँ पर है? राजसमंद में, माउंट आबू में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो नंदसमंद झील है वो राजसमंद के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी संवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 असमान भागों में बांटती है? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा या 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा या उपयुक्त सभी। हम मरुस्थल की बात करते हैं तो यह हम राजस्थान की क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यह है ये सबसे पहले 50 सेंटीमीटर रेखा आती है। अब मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं तो मरुस्थल में एक यहाँ से होकर के होते हुए एक रेखा गुजरती है जो 25 सेंटीमीटर इधर वाली और 25 सेंटीमीटर इधर वाली, तो यानी 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो इसको बांटती है असमान भागों में। तो 25 सेंटीमीटर है वो इसका राइट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 भागों में बांटती, ये अलग हो जाएगा। तो इसमें बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो ये प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी अन्य देश से मिलती है? यानी न तो राज्य से मिलती है और न ही किसी देश से मिलती है। कितने जिले हैं? 3 है, 4 है, 6 है या 8 है? तो 8 जिले हैं। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जावालीपुर, मत्स्य, मालानी या इनमें से कोई नहीं। तो जावालीपुर था। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक है वो पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौरतर सिंह है, शंभू सिंह है, ब्रजेंद्र सिंह है या सूरजमल? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन था? ब्रजेंद्र सिंह थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया? 26 जुलाई 1942 को, 26 जून 1940 को, 20 जून 1941 को या 26 अगस्त 1950 को? मारवाड़ दिवस की बात चल रही है तो 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ दिवस है वो मनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूनावाड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? पूनावाड़ा जो कांड है वो कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? डूंगरपुर से, जयपुर से, जैसलमेर से या बीकानेर से? पूनावाड़ा कांड है वो डूंगरपुर रियासत से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्योंकि यह कांड वह एक स्कूल बंद करने के तौर पर चला था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह में राजस्थान के कौन सी ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है? सलूम्बर का, आवा का, कुशलगढ़ का या नीमराणा का? तो 1857 राजस्थान के ठिकाने में संघर्ष है वो आवा का रहा है। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह
तो आप जानते ही हैं, सर्वविदित है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बूंद तिल और छठवां और शबनम किस कला के अन्य नाम है? हस्तकला के, मीनाकारी कला के, विमाण कला के, या इनमें से कोई नहीं? किस कला के हैं? तो यह मीनाकारी कला के अन्य नाम है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी सौंदर्य, केले के गाछ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये तो बनता नहीं है। हम किशनगढ़ शैली की बात करते हैं तो इसके अंदर नारी सौंदर्य है। नारी का बादाम की सी आंखें और पतला शरीर, ये हमें देखने को मिलते हैं। केले के गाछ मिलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन है, अतः तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों वाले सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने, तुलसी बजटी व हालरो शरीर के किस भाग की आभूषण है? तुलसी और बजटी आभूषण गर्दन के हैं, गला के हैं, कान के हैं, या नाक के हैं? तुलसी है, बजटी है, हालरा है, ये कहाँ पहने जाते हैं? तो गले के अंदर पहना जाता है हालरियो। तुलसी, बजटी, ये सभी गले के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में राजस्थान में प्रचलित वेशभूषा ब्रीचेस को पहना जाता था हाथों पर सिर ढकने हेतु, पैरों में चूड़ीदार पजामे के रूप में, सिर पर शकारक के रूप में ब्रीचेस की बात है वो चल रही है। यह एक प्रकार की ड्रेस थी जो मारवाड़ और मेवाड़ के जो राजपूती लोग थे वो इस ड्रेस के रूप में धारण है वो करते थे। तो यह एक चूड़ीदार पजामे के रूप में होती थी। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कोटा में जन्मे प्रोफेसर प्रभुलाल भट्टानागर को 1968 में सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, या अर्जुन पुरस्कार से। कोटा के थे प्रभुलाल भट्टानागर, 1968 के अंदर सम्मानित किया गया था। और ये किस क्षेत्र के अंदर? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित है वो किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले आप सभी को मैं एक बात बता देता हूं। कल हमने एक प्रश्न करवाया था श्रवण दृश्य और श्रवण कौशल, उसके अंदर खेल विधि है, हो जाएगा खेल का मैदान या खेल विधि, क्योंकि खेल के अंदर बच्चा देखता भी है, सुनता भी है। और आप सभी को हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन है वो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने साथियों के साथ शेयर भी करना है। प्रश्न है अजमेर में बापूगढ़ मंदिर का निर्माण एवं बजरंगगढ़ मंदिर का जीर्णोद्धार किस मराठा शासक ने करवाया था? टांता सिंधिया ने, दौलतराव सिंधिया ने, बापू सिंधिया ने, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कराया था? बापूगढ़ मंदिर का निर्माण बापू सिंधिया ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने किसके चमत्कारों से प्रभावित होकर के जागीर प्रदान की थी? पाबूजी, दादू दयाल, जाम्बोजी, या जसनाथ जी? किसके चमत्कारों से प्रभावित होकर के जागीर है वो भेंट करी थी? तो जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर के चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीर्ण माता जो चौहानों की इष्ट देवी है का मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? रेवासा सीकर में, सुआफ जोधपुर में, उदयपुर वाटी झुंझुनू में, मोदरा जालोर के अंदर। जीर्ण माता की बात करते हैं हम तो यह रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवान कृष्ण का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी है, अलगोजा है, शंख है, या पुंगी है? तो ये बांसुरी है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेला परंपरा का संबंध है युद्ध करने से, शांति कायम करने से, संदेश आदान प्रदान से, या विवाह से? हेला है
वो किस तरह का है? संदेश आदान प्रदान से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन कौन सा? हमें सत्य कथन का चुनाव है वो करना है। गणगौर त्योहार पर विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना से 15 से 18 दिन तक व्रत रखती है। जैन समाज के त्योहार रोड तीज, पड़वा ढोक हैं, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन भी सही है। सिंधवी समाज के त्योहार चालीहा, अशुचंड पर्व है और भदड़ी है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी वाला राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? गोगा जी का मेला, पुष्कर मेला, ख्वाजा साहब का मेला, बेणेश्वर का मेला। हम रंगीन मेले की बात करते हैं तो पुष्कर का मेला है वो सबसे रंगीन मेला है वो होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है? करपूचंद कुशली को, दुर्गा प्रसाद चौधरी को, जयनारायण व्यास को, पंडित झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा है, इनको राजस्थान की पत्र जो कारिता है उसका पितामह है वो कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ 15 दिन पुस्तक के लेखक कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला, जवाहरलाल नेहरू, अर्जुनलाल सेठी, प्रताप सिंह बारठ। गांधी जी के साथ 15 दिन ये पुस्तक है उसके लेखक है कौन है? तो यह घनश्याम दास बिड़ला जी थे, जो गांधी जी के साथ कुछ समय व्यतीत किया था। उसके बाद जो समय व्यतीत हुआ था उनका क्या क्या सीखने को मिलता है वो इस पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि पंडित झाबरमल शर्मा है जिसे पत्रकारिता का पिता कहा जाता है, वह किस स्थान से जुड़े हुए हैं या कौन से स्थान पर उनका जन्म हुआ था, उस जिले का नाम है, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला प्रश्न है, हमीर रायण ग्रंथ किस विद्वान किस कवि के द्वारा रचित है? कटकऊ व्यास के द्वारा, व्यास से भिंड के द्वारा, व्यास से समन के द्वारा, व्यास बंडाऊ व्यास के द्वारा। हमीरायण ग्रंथ है वो किसके द्वारा है रचित है? हमीरायण ग्रंथ है वो बंडाऊ व्यास के द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी की प्रश्न है वो करने वाले हैं। लगभग 5 प्रश्न है वो सूचना प्रौद्योगिकी के करने वाले हैं। कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार का विकल्प है? ग्राफिक डिजाइनर, वेब पेज डिजाइनर, एनिमेटर। सूचना या उपरोक्त सभी हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं जिसे आईसीटी कहते हैं। रोजगार का विकल्प है वो कौन देता है? तो हम ग्राफिक डिजाइनर से भी रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं, वेब पेज बनाएंगे उससे भी हमारे पास होगा, एनिमेटर भी होगा। तो इस प्रकार सभी के द्वारा हम रोजगार है वो साधन प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक गांव की अवधारणा किसकी सहायता से पूरी हुई थी? वैश्विक गांव की अवधारणा है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अमेरिका की सरकार से, कार्ल मार्क्स के विचारों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सूचना प्रौद्योगिकी से ये प्राप्त हमें सहायता पूरी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? यानी ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, आईएफआर बोलते हैं। ई नागरिक के द्वारा, ई पंजीकरण के द्वारा, ई पुलिस, या इनमें से कोई नहीं। तो ई पुलिस के द्वारा है वो करवाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किसके उदाहरण हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, मालवेयर के, या कंप्यूटिंग के? लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किसके उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात किसके आविष्कार के कारण हुआ था? टेलीफोन के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, कंप्यूटर या घड़ी? वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कंप्यूटर के द्वारा हुआ था। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अब हम मनोविज्ञान के प्रश्न है वो करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
अधिगम में विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। अधिगम के अंदर जो विकलांग बच्चे हैं वो आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं या निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो निम्न उपलब्धि वाले अधिकतर है वो होते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक सुदर्शन प्रारंभ हुआ अक्टूबर 1961 में, नवंबर 1962 में, अगस्त 1984 में, या इनमें से कोई नहीं। अगस्त 1984 के अंदर यह प्रारंभ होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षा को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। औचित्य सिद्ध करना, प्रक्षेपण करना, क्षतिपूर्ति करना, प्रतिक्रिया निर्माण करना। अगर एक परीक्षा के अंदर एक विद्यार्थी सफल नहीं होता है तो एक परीक्षक को दोष देता है। वह क्या कहता है कि इसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ, तो वह एक प्रकार से प्रक्षेपण कर रहा है, आरोपण लगा रहा है, आरोप कर रहा है। औचित्य सिद्ध स्थापित करने का मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ अपना परिचय, और क्षतिपूर्ति का मतलब किसी भी क्षेत्र में एक कमी को दूसरे क्षेत्र में हम पूरी कर लेते हैं। जैसे किसी भी विद्यार्थी को हिंदी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं और वह उसको इंग्लिश के अंदर अच्छा मार्क लेके आता है तो अच्छा उसके अंदर कर लेता है। कम कद वाली लड़की है वो ऊंची एड़ी की चप्पल पहन करके हो जाती है। प्रतिक्रिया निर्माण करना, जैसे क्रिया के प्रति है वो एक काम यह करा उसके प्रति दूसरा काम करना। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती? निरोधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू या उपचारात्मक पहलू? किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां हैं वो बताई गई है? तो संरक्षणात्मक पहलू होता है उसके अंदर बताई गई है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? हाँ और नहीं को सबसे पहले हमें गोला कर लेना है। अधिगम करता बिल्कुल करता है, अधिगम अनुभव भी करता है, मानव और भौतिक संसाधन करते हैं, लेकिन उद्देश्यहीनता कभी नहीं कर सकता, उद्देश्यहीनता नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग हैं वो अपनी रुचि है वो किसके अंदर रखते हैं? सामाजिक कार्यों के अंदर, मित्रों में, स्वयं में या पार्टियों के अंदर? अंतर्मुखी व्यक्ति है वो अपने आप के अंदर ही रुचि रखता है। तो बहिर्मुखी व्यक्ति है वो मित्रों में रखता है, समाज के कार्यों में रखता है, पार्टियों में रखता है, अपनी बात को खुल करके कहता है। तो ये तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? जे.एम. केटल के द्वारा, अल्फ्रेड बिने ने, या स्टेनबर्ग ने, या बेसलर ने? सबसे पहले बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण है अल्फ्रेड बिने ने, बिने साइबल परीक्षण के द्वारा परीक्षण है वो किया गया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। विशेषता है समूह का निर्माण करना, मैत्री भावना का विकास करना, विद्रोह की भावना। उपरोक्त सभी किशोरावस्था के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ये इसके अंदर हमें प्रश्न है। तो इसके अंदर समूह का निर्माण करता है, मित्रता को भाव मित्र मंडली के अंदर करता है, और उसके अंदर विद्रोह का भाव दिया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास द्वारा दी गई क्षेत्र यानी जेडीपी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा? एल.एस. वाइगोत्स्की के द्वारा, प्रेसले के द्वारा, रोफेक के द्वारा, या कोलिनिस के द्वारा? तो वाइगोत्स्की ने यह अवधारणा दी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी विषय वस्तु के पास में, अपने लक्ष्य के पास में जाता है और वह वापिस पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको एक प्रकार से उसको सहायता प्रदान करना, एक धक्का दे देना, पाड़ बांधना, या जेडपीडी थी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या, 3 माउंटेन प्रॉब्लम का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संरक्षण का निर्माण, स्वकेंद्रीकरण, ए व बी यानी खोज त्रुटि,
तार्किक अक्षमता, तो यह स्व केंद्र अपने आप के अंदर का केंद्र का जो भाव है उसको मापने के लिए दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण में संचालित बोर्ड में संचालित होता है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद में या माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के अंदर, पंचायती राज निदेशालय में, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। पोषाहार कार्यक्रम है वो किस बोर्ड के द्वारा संचालित है वो होता है? तो यह पंचायती राज के द्वारा होता है, पंचायती राज निदेशालय के अंदर आता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कौन सा विभाग कार्य रूप में नहीं है? योजनाएं प्रबंधन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सेवा पूर्व अध्यापन, अध्यापक शिक्षा, स्त्री शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कौन सा विभाग नहीं है? तो स्त्री शिक्षा इसके अंदर नहीं आता है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एजुसेट किस प्रकार का सैटेलाइट है? कैरियर संबंधी, शैक्षिक, व्यवसायिक, मनोरंजन प्रदान करने वाला एजुसेट है वो शैक्षिक है, व्यवसायी है या मनोरंजन प्रदान करने वाला है? तो ये प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितने आयु वर्ग के तक के बच्चों को शिक्षा हेतु अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर रखा गया? 0 से 16 वर्ष तक, 12 से 18 या 16 से 14 या 3 से 18? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, अच्छा, शिक्षा नीति 2020 की हम बात करते हैं तो 3 वर्ष से लेकर के जो 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको रखा गया है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य निर्धारित किए गए हैं? 38 घंटे, 30 घंटे, 45 घंटे या 35? तो इन्होंने 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, SIQE के सफल संचालन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष होता है? आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, निदेशक SIERT जयपुर या इनमें उदयपुर, इनमें से कोई नहीं? तो आयुक्त है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर है वो इसका होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत समिति या विद्यालय? विद्यालय प्रबंधन समिति का जो मुख्यालय है उसका मुख्यालय वो कहाँ पर है वो होता है, ये हमें पूछा है, तो विद्यालय ही होता है, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। एक मिनट, इसके अंदर हमने SIQ संचालित गठित राज्य कार्यकारिणी समूह है समूह का अध्यक्ष है वो कौन होता है ये पूछा है। अतिरिक्त आयुक्त होता है इसका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, यह होता है इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति 1968 अपनाई गई तब प्रधानमंत्री थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री थे, मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी थी या अटल बिहारी वाजपेयी थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के अंदर पहली शिक्षा नीति जब अपनाई गई थी उस समय इंदिरा गांधी थे, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी आ सकता है कि 2020 की जो NEP यानी शिक्षा नीति अपनाई है उस समय शिक्षा मंत्री कौन था और प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था? कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये हमें याद रखना है। प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे मुख्य सचिव, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक या कमिश्नर, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशक कौन होगा? 2011 के अनुसार हमारे को पूछा जा रहा है, 2011 के अनुसार है वो कौन होगा? तो सर्व शिक्षा अभियान के जो निर्देशक होता है या कमिश्नर होता है वही होता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार
के लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए अधिकतम अवधि कितनी होगी? 3 मास तक की, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष तक की या 2.5 वर्ष तक की? निःशुल्क के लिए हमें कितने वर्ष तक का प्रावधान किया गया? 2 वर्ष के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये आप सभी के सामने स्क्रीन पर। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया किस सत्र से प्रारंभ की गई? 2010-11 में, 2018-19 में, 2012-13 में, 2013-14 के अंदर निःशुल्क प्रवेश की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो किस वर्ष के अंदर 2013 और 14 के अंदर शुरू की गई थी? चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर पद का सृजन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत के अंदर जिला कलेक्टर का जो पद है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमें सूची 1 से सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना। एक तरफ विषय दे रखे, दूसरी सूची के अंदर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद दे रखे हैं, यानी एक तरफ विषय है उनका हमें मिलान है वो करना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगर पालिकाओं का गठन है वो 243 क्यू के अंदर होगा, पहले के अंदर बिल्कुल सही है। स्थानों का आरक्षण है वो टी के अंदर होगा। अनुच्छेद नगर पालिकाओं के जो स्थान हैं उनका हमें अगर आरक्षण करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं? तो 243 टी के अंदर प्रावधान दिया गया है। वित्त आयोग है आई और वाई, आई के अंदर है वो उसके अंदर होगा। वाई है यानी पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित, तो आई वाई हो जाएगा। नगर पालिकाओं आदि कार्यकाल होगा तो यू के अंदर होगा, यानी सभी हैं ए बी सी 1 2 3 4 1 2 3 4 दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का सदस्य नहीं है? विकास खंड की ग्राम पंचायतों के सरपंच, उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्य, पदेन सदस्यों के द्वारा मनोनीत सदस्य, उस जिले का जिला कलेक्टर। क्या पूछ रहा है? कौन पंचायत समिति का सदस्य है वो नहीं है। जिला कलेक्टर इसका सदस्य है वो नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य प्रशासन के मुख्य होते हैं पुलिस अधीक्षक, चेयरमैन, स्थानीय निकाय, मुख्य सचिव, अध्यक्ष एवं राजस्व मंडल। राज्य प्रशासन के मुख्य कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव है वो राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाथ से गोटा डोरियां उत्पादन बनाने वाले के लिए कौन से पेटेंट लागू किए गए हैं? जीआई पेटेंट, एसई पेटेंट, एनई पेटेंट, जीआईएस पेटेंट। तो हाथ से गोटे की जो डोरियां बनाई जाती है कोटा से कैथून के अंदर, कौन सा टैग है उन्हें दिया गया है? तो यह जीआई टैग दिया जाता है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कहाँ संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है? सिरोही में, मकराना में, चित्तौड़गढ़ में या जयपुर के अंदर? संगमरमर की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण है वो कहाँ पर किया जाता है? जयपुर के अंदर किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने। पिछोला झील के टापू पर जगनिवास महल में स्थित धोला महल इमारत का निर्माण किसने करवाया था? भगत सिंह ने, जगत सिंह ने, विजय सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मरुवानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अलवर में, जोधपुर में, बीकानेर में,
पाली के अंदर। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने अनुदान राशि दी जाती है? 10 प्रति माह एवं 12 प्रति वर्ष, 1200 रुपये प्रति वर्ष, 100 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह, 6000 प्रति वर्ष, 200 रुपये प्रति माह, 2400 प्रति वर्ष, 1000 प्रति माह, 12000 प्रति वर्ष। कितने रुपए हैं वो दिए जाते हैं? तो 1000 प्रति माह है और 12000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के द्वारा बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1947 में, 1948 में, 1951 में, 1953 में। तो 1948 के अंदर इसको किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घूमर नृत्य के दौरान प्रयुक्त नहीं होता है? ढोल, नगाड़ा, मंजीरा या शहनाई? कौन सा घूमर नृत्य के दौरान प्रयुक्त है वो नहीं होता? तो मंजीरा प्रयुक्त नहीं होता है, ढोल होता है, नगाड़ा होता है, शहनाई होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की खोज के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, पांचवें पर है, छठे स्थान पर है या सातवें स्थान पर है? तो यह चौथे स्थान पर है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में होना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं के अंदर? प्रारंभिक कक्षाओं से ही हमें उच्चारण सुधारने का कार्य है वो शुरू कर देना चाहिए। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना और बोलना। उपयुक्त सभी लिखना, पढ़ना, बोलना ये सभी है भाषा के कौशल होते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, W.H. किलपैट्रिक, डॉल्टन या अरस्तू? योजना जो शिक्षण विधि है वो किसने दी थी? किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति की कविताएं, पौराणिक गाथाएं, परियों की कहानियां। छोटे बालकों की, छोटे जो बालक हैं उनकी कल्पना शक्ति हमें विकसित करनी है, उनके मस्तिष्क को हमें विकसित करना है। तो परियों की कहानी है वो हमें सुनाएंगे ताकि बच्चा है वो तर्क कर सके, विचार कर सके, प्रश्न कर सके। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन के जोड़ने का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें पूछा है। तो प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत भी होता है और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी होता है। इस प्रकार तीनों सही हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? दो कक्षा में, कक्षा 3 में, कक्षा 5 में या कक्षा 8 के अंदर? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, ये कक्षा 5 तक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए, ये क्रम से हैं वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। वाचन के अंदर बल देना बिल्कुल है, भाषाई कौशल, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्या में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है? उपयुक्त पंक्तियों नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? व्याख्यान प्रणाली के द्वारा,
रंगमंच प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली या संयुक्त प्रणाली। तो ये आदर्श नाट्य प्रणाली है, वो होती है, एक शिक्षक है वो करके दिखाता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक स्तर के ऊपर अनुकरण होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषण की, साक्षात्कार की, प्रश्नोत्तर की या अवलोकन की? तो अवलोकन की होती है सबसे ज़्यादा। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न, हम अब हिंदी विषय के प्रश्न है वो करने वाले हैं, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो 60 प्रश्न है, वो हम हिंदी के सब्जेक्ट के करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सब्जेक्ट के शुरू होने वाले हैं। पहला प्रश्न यानी हिंदी का 91 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? लाल है, ललाट है, लालिमा है या ललाई है? मस्तक है उसे हम ललाट कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हेम, हाटक, हरिण्य या कलधोत? कौन सा है वो नहीं है? तो कलधोत नहीं है, हेम है, हाटक है, हिरण्य, लेकिन ये नहीं है और नहीं है ये हमें पूछा है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह अग्नि, कौन सा अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है? नहीं है। आग होता है, पावक होता है, एनल, जहाँ नहीं हो वहाँ पर अग्नि, अनिल यानी हवा, अनिल हवा है वो इसका होता है। चौथा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोरा का पर्यायवाची शब्द है शिलीमुख, सारंग, पादप या केकी? तो सारंग है वो होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षव का विलोम शब्द है लंबा, विशाल, दीर्घ या बड़ा? हर्षव, हर्षव का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? दीर्घ होता है। हर्षव का मतलब हाश होना, कम होना, कमजोर होना। दीर्घ का मतलब बड़ा होना होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र का विलोम शब्द है नम है, शुष्क है, नीला है या लचीला? आंध्र का विलोम शब्द है वो शुष्क होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द अज से संबंधित नहीं है? अज से संबंधित कौन सा नहीं है? ब्रह्मा, कमल, दशरथ के पिज़्ज़ा या बकरा? अज का नहीं है। बकरा होता है, दशरथ का होता है, ब्रह्मा होता है, लेकिन कमल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है वो हमें छांटना है। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक? पक्ष का पक्ष हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है वो तद्भव? तो कपूर, कर्पूर हो जाता है, इसका कर्पूर है वो हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाता है और सभी है वो तत्सम है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लजा या शिला? हमें तद्भव शब्द है वो छांटना है। तद्भव शब्द की क्लास है, इसके अंदर कुल 8 नियम है वो करवा रखे हैं। आप जाकर के पूर्व की जो कक्षा है वो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको आसानी से समझ में है वो आ जाएगा। तो पंख है इसके अंदर हो जाएगा और सभी है वो तत्सम शब्द है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का हमें चयन करना, सुर, निडर, गति या कमल? तद्भव शब्द है इसका हमें चुनाव करना है। तो निडर हो जाएगा, सुर, गति, ये दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? लड़का किताब पढ़ रहा है, कर्ता क्रिया विशेषण, कर्ता कर्म क्रिया विशेषण, कर्ता कर्म व क्रिया? लड़का किताब पढ़ रहा है तो इसके अंदर कर्ता है, कर्म हो रहा है और क्रिया हो रही है, यानी कर्ता कर्म और क्रिया पढ़ रहा है तो कर्ता कर्म क्रिया। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में भाववाच्य है। सुमन खाना नहीं बना रही, रमा ने दवाई दे दी, पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, इसके अंदर भाव हो रहा है मेरे के द्वारा। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। अच्छा, अपादान कारक है, कर्ता ने क्रम को कर्म से, इस प्रकार अपादान कारक का हमें उपयुक्त वाला वाक्य है वो पूछा है। तो से या ने तो अलग होने के अर्थ में है, तो नाता तोड़ने का अपादान है। अपादान का मतलब अलग होना है। पत्ता पेड़ से गिर रहा है तो नाता तोड़ लिया, अलग हो रहा है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंह वन में रहता रेखांकित वाक्य में कारक है वन है, इसके अंदर कौन सा अपादान कारक है? अधिकरण कारक है, कर्ण कारक है या कर्म है? तो यह अधिकरण है, साधन है। कहाँ पर है? वन में। तो अधिकरण का मतलब साधन होता है, नहीं अधिकरण कारक है। कहाँ पर? वन में। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है। मोहन गाता है, मोहन गाया, मोहन ने गाया होगा, मोहन गाता होगा, मोहन गाएगा, मोहन गाता है। इसका हमें संदिग्ध वर्तमान, मोहन गाता होगा पता नहीं, हमें संदिग्ध है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से वचन है प्राण, शब्दों में एक वचन है प्राण, दर्शन, होठ और तेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन ये पूछा। अच्छा, प्राण है, दर्शन है, होठ है, ये बहुवचन है, बहुवचन। तिल है, वो तेल है, एक वचन है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा। विद्वान का विद्वती, विद्वानी, विद्वता या विदुषी। तो विद्वशी होता है, विदुषी, विद्वान का विदुषी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है वो नहीं है? मैं आया और वह गया, मैं जाऊंगा वह जाएगा, वह बैठकर खाना खा रहा था, इसमें कोई समुच्चय नहीं है। उसने कहा तो, लेकिन। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है निश्चय पानी पी करके दौड़ने चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। तो पूर्वकालिक पानी पी करके कर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, प्रसन्न, कटु या सुंदर। कौन सा शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुख से सुखी हो जाएगा, सुख एक संज्ञा है और सुखी से विशेषण, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है ये पूछा है। पेन, फेनिल, धूमिल, लौकिक या प्राथमिक शब्द है वो नहीं है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने आप यह काम सीख लूंगा, मैं अपने आप यह काम सीख लूंगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है यह, आप काम सीख लूंगा, अपने आप हो गया, जिसके अंदर दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अपने आप ने आपसे बात कर रहा है, निज हो गया, स्वयं हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा अमीर, गरीब, भिक्षु, अमीरी एक प्रकार का भाव है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अध्यापन, भ्राता, डकैती, स्त्रुता। डकैती होता है, स्त्रुता होता है, अध्यापक भ्राता नहीं होता। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है वो नहीं है ये पूछा, लेकिन भ्राता है वो नहीं होता है। अध्यापन हो सकता है क्या होता है? तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, री को क्या कहेंगे? अक्षर, वर्णमाला, व्यंजन या स्वर। री को क्या कहेंगे? री है वो स्वर के अंदर है, वो गिना जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, बेलगा या बग्गा। सच्चा हुआ है, कुत्ता हुआ है, बेलगा के अंदर नहीं हुआ, इसके अंदर हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अक्स पार्टे जुडिमेंट का हिंदी परिभाषिक ए पक्षीय निर्णय, अन्य पक्षीय निर्णय, अभक्षीय निर्णय, उभय पक्षीय निर्णय या बहुपक्षीय निर्णय। अक्स पार्टी जुडिमेंट है वो ए पक्षीय निर्णय होता है, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना, प्रयोजनवादी लक्षणा, अभिधा या लक्षणा। लोक प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराने वाली कौन सी होती है? तो अभिधा होती है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। मनचाही बात हो जाना नहीं। जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आधार नहीं। गलत है। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच में नहीं। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना, पढ़ा लिखा नहीं होना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी उसके सामने कोई भी अक्षर है वो उसको तो भैंस के बराबर, यानी कोई भी सार्थक नहीं होते, उसको पता नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों के अंदर दाल बांटना वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है वो मुझे लगता है पूछा जा सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतियों में दाल बांट दी। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ होता है। अंजर पंजर ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना, तर्क करना या टोल मटोल करना बिल्कुल गलत है। अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना गलत है। मौत निकट आना गलत है। शरीर स्थिर हो जाना, बहुत थक जाना बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने, किस विकल्प में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग है वो नहीं हुआ है? जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बिल्कुल सही है। कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है। बिल्कुल सही है। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो बिल्कुल सही है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, यह गलत है, क्योंकि वाह आपने तो कमाल कर दिया तो इसके अंदर विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो। तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश है। इच्छावाचक है तो तुम्हारा मंगल हो। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में हमें रूपांतरण करना। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे छात्र उत्तीर्ण हो गए। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। यह मिश्र वाक्य है और यह संयुक्त वाक्य है, यह सामान्य है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्यों का शुद्ध रूप है घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। जीवन और साहित्य में निकट संबंध नहीं, जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का पास संबंध, परस्पर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है? हमें अशुद्ध पूछा है। वहाँ बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते देखे गए, बिल्कुल सही लग रहा है। वहाँ उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला। एक मिनट, चौथी विवाह की नहीं, एक मिनट, इसको देखते हैं। वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है, बिल्कुल सही है। कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, यह भी सही है। इस प्रकार वह उपहार उसे
विवाह की चौथी, विवाह की वह उपहार, वह इसमें ऐसे आएगा कि वह उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला, यह उसके बाद जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन है क्रम भंग संबंधी शुद्धि है इसके अंदर, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्तनी शुद्ध है, अनानास, अक्षोणी, आकस्मिक, अकाल। हमें शुद्ध वर्तनी इसमें से एक है वो शुद्ध है, तो अनानास है ये शुद्ध हो जाएगा। इसके अंदर अक्षोणी हो जाएगा, अक्षोहिणी, आकस्मिक हो जाएगा बड़ी, और अकाल नहीं, अकाल होता है अकाल मृत्यु, आकस्मिक होता है, मी है वो बड़ी आएगी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में स्वर या मात्रा संबंधी शुद्धि है? सरोजनी, गृहिणी, अहल्या, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। तो कौन से वाक्य के अंदर है वो वाक्य संबंधी है वह शुद्धि है, ये हमें पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन से शब्द में एक मात्रा संबंधी अशुद्धि है? तो मात्रा संबंधी अशुद्धि है वो किसी में नहीं है, क्योंकि सरोजनी सही है, गृहिणी सही है, अहल्या सही है, लेकिन ये प्रदर्शनी है, इसको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि यह टाइपिंग, क्योंकि ये ऐसे था, इसका हमें शुद्ध रूप ये हो जाएगा, तो इसके अंदर ये स्टार है वो हो जाएगा, आपके सभी शुद्ध हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इनमें है कि इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन, समीचीन, कुलीन या विलीन, इनमें किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? इन प्रत्यय विलीन के अंदर नहीं है, प्राचीन में है, समीचीन में है, कुलीन में। पहले चौथा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द है अ प्रत्यय से नहीं बना है? कौशल, पांडव, लाघव और लगाव। अ प्रत्यय से कौन सा नहीं है? तो लगाव नहीं है, आव है इसके अंदर। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम उपसर्ग में मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संयम में, समाज में, संभावना में या संख्या। तो किसके अंदर है वो सुनाई पड़ता है? संख्या के अंदर मिलता है, सम प्लस संख्या, संख्या। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है प्रति, प्रत्यय या पर। प्रत्यर्पण के अंदर प्रति प्लस अर्पण, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं? समास, विग्रह, निग्रह या विच्छेद। सामासिक पदों के जो घटक उसको विग्रह कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है इस मंदिर में लोग पीताम्बर यानी पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये वाक्य के अंदर दे दिया। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, नहीं बहुव्रीहि समास होता है भगवान श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन एक व्यक्ति है, वो लोग या व्यक्ति मंदिर के अंदर है, पीले वस्त्र के धारण करे हुए खड़े हैं, तो उसके लिए कर्मधारय उनका समास है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये रहा आप सभी के सामने। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस ओले, विद्या प्लस आले। तो पहला ऑप्शन है विद्या प्लस आले है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न को ध्यान में रखना है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है अन्य प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस वेषण, अन्न प्लस ऐषण। अन्वेषण है अनु प्लस ऐषण है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर ऐसे लगा करके देते हैं, तो ये नहीं होगा। अन्वेषण है अनु प्लस ऐषण, ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सदैव शब्द में संधि है सदा प्लस एव। सदा प्लस एव के अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वर्धी संधि है या अयादी संधि है? तो ये वर्धी संधि है। सदा प्लस एव के अंदर वर्धी संधि है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सदा प्लस एव है, ऐसे प्रश्न है वो बार बार है हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सदा एव है उसके ऊपर कहीं पर मात्रा लगा करके दे देता है ऐसे, लेकिन यह है वो गलत हो जाएगा और राइट है वो यह हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है अंधकारी
और अंधकारी का सही युग्म अर्थ होगा। अंधकारी और एक अंधकारी का सही युग्म होगा निराधार, रिक्त, महादेव एक रोग विशेष, कमल और अंधकार युक्त, धूप बत्ती एक शासक। अंधकारी है, इसका मतलब एक अंधकार से संबंधित रोग हो सकता है या अंधकार युक्त हो सकता है। और अंधकारी का मतलब जिसे एक आंख मिचली हो, अंधकार में भी दिखाई देता हो, उसे हम महादेव कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय किस नाम से जाना जाता है? दिन, संध्या, अपवाहन या पूर्वाहन। दोपहर का बाद का समय है, वह पूर्वाहन के नाम से जाना जाता है। दोपहर से पूर्व पूर्वाहन होता है, संध्या शाम होती है, दिन होता है। तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसकी चिंता नहीं हो सकती। अचिंतनीय, अनिश्चय, विचिंतनीय या चिंता रहित। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय होता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें गद्यांश से प्रश्न है वो देने हैं। प्रश्न है, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक पैसा, अन्न आदि न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला है। अपरिचित, प्रजातांत्रिक, अपरिपक्व, अपरिग्रह। शरीर के यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक पैसा, अन्न आदि का न लेना होता है, अपरिग्रह होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह, तो यह और आ मिलकर के अ और या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। अंग्रेजों का मुकाबला किया, आसन भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। अंग्रेजों का मुकाबला किया तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग कौन सा है? धर्म, संप्रदाय, रंग या जाति। निम्न में स्त्रीलिंग कौन सा है, उसकी जाति क्या है? तो स्त्रीलिंग जाति में चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ उपसर्ग है आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में या अनुसार में। तो अहिंसा, इसके अंदर हिंसा, अहिंसा अ उपसर्ग है और हिंसा शब्द है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें पद्यांश के उत्तर देने हैं। पद्यांश में से इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? रूपक, अत्यानुप्रास, उत्प्रेक्षा या उपमा। नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा सही है? तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। कवि ने सुख और दुख का साम्य किसने बताया है? चांद और सूरज को, शशि और घन को, दिन और रात को, ठंडा और गर्म को। किसे बताया है सुख और दुख का साथी या एक साथ रहने वाला? तो दिन और रात को बताया है, इसकी साम्य है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न इस मॉडल पेपर का, सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला शब्द है। अवितरत, उत्पीड़न, आंख या मुख। सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला जो शब्द है वो मुख होता है। कौन सा होता है? मुख है वो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह चौथा ऑप्शन है वो इसका सही। इस प्रकार आज हमने जो 7 नंबर का मॉडल पेपर है वो भी हमने कर लिया है। आप सभी को बता देता हूं कि हमने आपके लिए जो रीट पढ़ी थी उसके अंदर हमने रीट प्री की बात करते हैं, उसके अंदर हमने मॉडल पेपर करवाए थे लगभग 30 और 31। उसके अंदर हमारे 110 प्रश्न है वो यूं के यूं छपे थे। हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हमने जो मेहनत की उसका सार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो मिलने वाली है, कैसा कंटेंट मिलता है। अधीनस्थ चयन बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो करवाती है, उसका जो पेपर बनाती है सेम टू सेम हमें उसकी
नब्ज है वो हमने पकड़ ली और उसके हिसाब से हम इन प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब हम आपके लिए मेंस के लिए जो मॉडल करवा रहे हैं, मॉडल पेपर, हमको मेहनत कर रहे हैं। हम पहले नहीं कहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम दे दो, रिजल्ट आए, उस दिन आप मिला लेना कि सर आपके मॉडल पेपर से इतने प्रश्न हैं वो आए थे। हाँ, गलती हो जाती, उस गलती को मैं मानता हूँ, मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। यह नहीं कि मुझे ईगो नहीं कि मैंने गलती नहीं की। गलती इंसान से होती, गलती होती रहती है और गलती से हम सीखते हैं। कोई भी परिपूर्ण इंसान नहीं होता है। तो इस प्रकार आपका अपना यूट्यूब चैनल है हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इसको भेजें, ताकि कोई भी साथी है वो वंचित नहीं रहे। एक बार पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।